प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो परीक्षा बोर्ड परीक्षा है 2024 का। उसमें जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम था उसका एक पेपर है, उसको हम आज हल करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, तो इस समय प्यारे विद्यार्थियों हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, नया कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस कड़ी में मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेके आया हूँ। यानी मॉडल पेपर PYQ प्रश्न हैं सारे, तो ये आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आज की क्लास में हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ दे रखा है पहला प्रश्न, 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक मतलब यानी SCF क्या है? SCF क्या है? दो संख्याएं दे रखी है और उसका मसप ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको पता है मसप कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं यहाँ दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करता हूँ और मसप ज्ञात करने के लिए उसमें से जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वही हमारा क्या होता है, मसप होता है। तो यहाँ देखिए 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक बार, और 9 19 बार। 19 में पता है आपको 19 अभाज्य संख्या है, तो 19 में केवल 19 का भाग जाएगा। इसी तरह 152 में देखिए 2 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा? 2 का भाग जाएगा आपके 76 बार, और 76 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 38 बार। 38 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 19 बार। 19 में 19 का एक बार भाग जाता है। तो इस तरह से हम देखने पर दोनों संख्याओं में 5, देखिए 5 अभाज्य संख्या है लेकिन 152 में नहीं है। तो यहाँ केवल 19 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका मतलब हमारा जो SCF है वो क्या होगा? 19 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का जो सही आंसर है वो दूसरा ऑप्शन होगा 19। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आए तो हमें इस तरह से करना है। अगर आपसे पूछे मस ज्ञात करना है तो आपको अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उनमें से कॉमन लेना है। अगर आपसे पूछे कि लस ज्ञात कीजिए यानी LCM ज्ञात करना है, तो दोनों का एक साथ में अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, या फिर आप सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके जो अधिकतम घात वाला अभाज्य गुणनखंड है उसका गुणनफल कर रहे। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब है दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है? जैसा कि हमें पता है कि शून्यक का मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो शून्यक दे रखा है x की जगह 3 रखेंगे, जिसके लिए इसको बराबर क्या कर देंगे? 0, तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, मैं यहाँ अलग स्लाइड में कर रहा हूँ। यह लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 हो जाएगा, जहाँ x बराबर 3 रखेंगे। देखिए हमारा ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k शून्य दे रखा है 3, तो k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? x की जगह 3 रखेंगे। 2 x की जगह 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0, या 2 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 9, प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 18, प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ मैं अगली स्लाइड में करूँ कि 18 और 3 कितने हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 21 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। यानी k का मान कितना प्राप्त हो रहा है हमारे पास? -21 प्राप्त हो रहे हैं। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा? चौथे ऑप्शन में है। तो दूसरे का जो चौथा आंसर है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है हमारे पास तीसरा, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। यानी ये कह रहा है इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। जैसे हम लिखते हैं 23 को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि इकाई की जगह इकाई का स्थानीय मान 3 होता है
दाई के अंक का स्थानांतरण 2 गुणा 10 होता है, यानी कि 20 प्लस 30 3 23 होता है। इसी प्रकार यहाँ भी करना है। दाई का अंक y है जबकि इकाई का अंक क्या है x है, तो इसे हम 10y प्लस x लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? यहाँ ऐसा ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन है, तो यहाँ हमारा स ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला जो चौथा प्रश्न है, समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका 10वां पद ज्ञात करना है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को? देखिए, यहाँ समांतर श्रेणी है दो समांतर श्रेणी है हमारे पास 2 7 12, इस तरह से इसका 10वां पद प्राप्त करना है। हमें पता है nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d होता है। तो यहाँ सार्वंतर ज्ञात करेंगे। प्रथम पद हमारे पास दे रखा है 2, पहला पद 2 है, सार्वंतर d क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, सार्वंतर आ जाएगा 5। तो ये सारे मान, यहाँ n का मान है 10वां पद, n का मान 10, ये सभी मान इसमें रखेंगे, हमारा 10वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो a10 बराबर प्रथम पद है 2 प्लस n का मान है हमारे पास 10 माइनस 1, d है हमारे पास 5। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा 9 गुणा 5। मैं यहाँ ही हल करता हूँ। 2 प्लस 9 गुणा 5 कितने होते हैं, 9 का पहाड़ा 5 बार बोलिए 45, और 2 जोड़ने पर कितने होते हैं 47। अर्थात जो 10वां पद आएगा, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे तो 10वां पद है हमारा 47 प्राप्त होता है। तो कौन से ऑप्शन में है 47? चौथे के दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है 5वां। यदि 3 संख्याएं दे रखी है, समांतर श्रेणी में है 18, a, -12, समांतर श्रेणी में है तो a का मान होगा, क्या होगा? ऐसे प्रश्न को हम करने से पहले 5वें यूनिट में आपने सबसे पहले लास्ट में सारांश में देखा होगा कि यदि हमें 3 संख्याएं दे रखी हो a, b, c, अगर वह समांतर श्रेणी में है 3 संख्याएं, तो जो मध्य पद है वह प्रथम और तृतीय पद के योग के करके उसमें 2 का भाग देते हैं तो प्राप्त होता है। तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक ही जगह क्या है बताइए, यहाँ हमारी समांतर श्रेणी है 18 a माइनस के 12, तो a की जगह 18 है, b की जगह a है, c की जगह -12 है। तो b का मान प्राप्त करने के लिए, यानी b की जगह क्या है हमारा a है, तो a बराबर यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा 18 प्लस c का मान क्या है हमारे पास -12/2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है 18 माइनस 12, क्योंकि देखिए माइनस प्लस गुणा होके -/2। इसको 18 में से 12 घटाएंगे, क्या बचेगा 6/2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ कौन से ऑप्शन में है 3? पहले ऑप्शन में है, तो 5वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC AB की लंबाई दे रखी है, BC की लंबाई दे रखी है, AC की लंबाई दे रखी है, तो त्रिभुज ABC होगा, कैसा त्रिभुज होगा? यहाँ देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें किस तरह का क्या करना पड़ेगा, देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यहाँ ये दे रखा है त्रिभुज है ABC, जिसमें AB का मान दे रखा है 4 सेमी, BC का मान दे रखा है 3 सेमी, AC का मान दे रखा है 5 सेमी। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें कि कोई दो भुजाओं का वर्ग करेंगे तो उनका जो योगफल है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। देखिए, 4 का वर्ग 3 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 9, सॉरी 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, तो 16 और 9 कितने हो जाते हैं 25। यानी कि ये
इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हो रहा है, तो ये जो कोण है वो क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, कर्ण के सामने वाला समकोण। तो दिया हुआ हमारा जो त्रिभुज है कैसा होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। आपने देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति में जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वह हमारा मूल बिंदु है। और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1 + cot² 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमें कैसे करना है, ये हमें सीधी सीधी एक सर्व समीकरण दे रखी है। आपने पढ़ा होगा कि सर्व समीकरण में जो हमें 3 सर्व समीकरण दे रखी है 8वीं यूनिट में, पहली sin² a या sin² थीटा प्लस cos² थीटा इजिकल टू 1, दूसरी 1 + cot² थीटा इजिकल टू cosec² थीटा। तो ये वाली दूसरी वाली सर्व समीकरण है, यानी cot² थीटा 1 + cot² थीटा cosec² थीटा के बराबर है। तो यानी इसका मान cosec² 30 डिग्री के बराबर होगा। अब cosec 30 का मान क्या है आपको टेबल से याद रखना पड़ेगा। मैंने कई बार आपको बोला है कि वो टेबल आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको याद आ रहा होगा cosec² 30 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं cosec का मान क्या होगा। अगर आपको सिंपल याद नहीं है तो साइन का उल्टा कर दीजिए। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 30 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 2/1। तो इस तरह से यहाँ cosec 30 का मान 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा 4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन राइट है वो आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला हमारे पास प्रश्न है, अगला प्रश्न है, ये रिपीट हो गया है। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये कह रहा है ए से खंबा है, अब सूर्य मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से प्रकाश गिरेगा तो इधर छाया पड़ेगी, यानी ये खंबा ऊंचाई और छाया बराबर है। तो देखिए ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये दो भुजाएं समान हैं, तो इसके सामने वाला है, हम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान है तो उनके दो कोण भी समान होंगे, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला ये कोण, इस भुजा के सामने वाला ये कोण बराबर होगा, क्योंकि भुजाएं बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये बिंदु कोणों का योग हम जानते हैं 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का आता है, 45 डिग्री का आता है। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां, एक बाह्य बिंदु Q से वर्त पर स्पर्श रेखा खींचेगी। ऐसा वर्त है, बाह्य बिंदु Q है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई और तथा स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेमी, और Q की केंद्र से दूरी, इस Q की केंद्र से दूरी है वो दे रखी है 25 सेमी। वर्त की त्रिज्या बतानी है, आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें आपको एक प्रमेय याद आ रहा होगा कि वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंबवत होती है, यानी ये कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज कैसा बन गया, अगर मैं इसका नाम दे दूं P, इसको PQR दे देते हैं नाम, तो ये PQR एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये आधार है और ये समकोण के सामने वाला ये कर्ण है, लंब ज्ञात करना है। देखिए कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है हमें 25 स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार 24, लंब हमें दे रखा है PR, जो क्या है हमारी त्रिज्या है। तो यहाँ सारे मान रखेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है 625, और 24 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है देखिए 576 होता है, प्लस PR², तो क्या हो जाएगा PR² इज इक्वल टू 625 माइनस 576, यानी पक्षांतन करेंगे। देखिए इस 576 का पक्षांतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस, तो यहाँ पर
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 576 घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ 11 11 में से 7 गए तो 4 5 49 आए। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 49 का वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 49 का वर्गमूल 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है यदि एक आर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण थीटा हो, यदि एक आर त्रिज्या के वृत्त की, ऐसा कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है और इसका कोई वृत्तखंड है, सॉरी त्रिज्य खंड है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र है ये, और इसका जो कोण है ये वाला जो त्रिज्य खंड का कोण है वो थीटा है, तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल और थीटा कोण है 360 डिग्री में से, थीटा बाई 360 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा राइट। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है दो ठोस गोलों की त्रिज्याएं दे रखी है r और 2r, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये मान लीजिए पहला गोला है और दूसरा गोला है वो भी है 4/3 पाई आर। पहले गोले और दूसरे गोले का आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, भाग करना है। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास, पहले गोले की त्रिज्या का घन और दूसरे गोले की त्रिज्या का घन। तो यहाँ दे रखा है पहले गोले की त्रिज्या दे रखी है आर, आर का घन कर देंगे, दूसरे गोले की त्रिज्या दे रखी है 2r, 2r का घन कर देंगे। अब देखिए आर का घन करने का मतलब आर का घन आर की घात 3, 2r का घन का मतलब 2 की घात 3 का मतलब 8, और r की घात 3 का मतलब r की घात 3। अंश और हमें r की घात 3 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/8 अर्थात 1:8। कौन से ऑप्शन में ऐसा है, दूसरे ऑप्शन में है। तो यदि ठोस गोलों की त्रिज्या r और 2r हैं तो उनकी जो आयतन है उनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:8 होगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, यदि यदि 9 पाई 9 11 15 x का माध्य 14 है तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ प्रश्न आ रहा है सिंपल, 9 11 15 और x चार संख्याएं हैं, इन चार संख्याओं का माध्य दे रखा है 14। ऐसे हम जानते हैं माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, अगर अवर्गीकृत आंकड़ा है तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या सभी संख्याओं का योग करके प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, या चार प्रेक्षण है और प्रेक्षण का योग ज्ञात करके भाग देंगे तो 14 आपको माध्य दे रखा है। तो इस यहाँ से इसको सरल करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करेंगे, अब इसका वज्र गुणा करेंगे, बटा में 1 लगा देंगे, वज्र गुणा कर देंगे, तो 14 गुणा 4 हो जाएगा। 9 और 11 19, 11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 और 15 35, तो हमारा ये सरल करने पर आएगा 35 प्लस x बराबर 14 गुणा 4 हो जाएगा। यहाँ वज्र गुणा होके 416, हासिल का 1, 4 और 1 5 56, यानी 14 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 35 का पक्षांतरण करेंगे तो 56 में से 35 क्या करेंगे, घटा देंगे। 56 में से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 1, इस तरह से 6 में से 5 गया तो 1 और फिर बचेगा 5 में से 3 गया तो 2, क्या आएगा हमारे पास 21 आएगा, अर्थात x का मान क्या होगा 21 होगा। अगला प्रश्न है 14वां, और प्रश्न दे रखा है हमें इस तरह से, माध्यक ज्ञात करना है। अभी तो पूछा था माध्य, माध्य का मतलब x बार, अब हमें ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है, देखिए माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक का मतलब होता है m, m कैसे ज्ञात करते हैं, m ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं को या तो आरोही क्रम में रखो या अवरोही क्रम में रखो, और उसके बाद में पदों की संख्या के आधार पर बता देंगे। देखिए यहाँ
आरोही क्रम में रखने पर 1 2 3 5 और 9, टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 है। तो अगर हमारे पास पदों की संख्या 5 विषम है तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ के 2 का भाग देते हैं, तो जो भी आएगा वो पद है हमारा क्या होगा? माध्यक होगा। तो यहाँ देखिए 5 5 में 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 6 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3, यानी तीसरा पद हमारा माध्यक होगा। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा पद क्या है हमारा? 3 है। तो m का मान क्या प्राप्त होगा? 3, माध्यक 3। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? तीसरे ऑप्शन में है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन हमारे पास है राइट ऑप्शन। अगला हमारे पास प्रश्न है, वह है किसी घटना ई के लिए घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल। आपको पता है ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। किसी घटना के घटित होने तथा किसी घटना के घटित नहीं होने, उसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल सदैव 1 होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। क्योंकि 2024 के जो बोर्ड पैटर्न था उसमें 15 प्रश्न ही ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, वर्तमान में 18 प्रश्न है, ध्यान रखना है बच्चों। तो अब हमारे पास यहाँ रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 9 13 का 10वां पद क्या होगा? सिंपल, 5 9 13 इसका A10 ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? मैं यहाँ अगली स्लाइड में यहाँ लिखा है 5 9 13 ए 10वां पद। अब हम जानते हैं nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यहाँ देखिए प्रथम पद 5 है, n मतलब 10वां पद ज्ञात करना है, d हमारा क्या है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 9 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? 4। तो 5 प्लस 10 में से 1 9 गुणा 4, 5 प्लस 9 और 4 का गुणा कितने होते हैं? 36। 36 और 5 कितने होते हैं जोड़ने पर? 41 प्राप्त होते हैं। अर्थात 10वां पद क्या आएगा? 41 प्राप्त होगा। यानी यहाँ पहली खाली जगह में 41 आएगा। हाँ, अगला हमारे पास प्रश्न है साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? मैं इसको एक अलग स्लाइड लेके करते हैं हल। देखिए दे रखा है साइन 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री और टेन 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री। यही है हमारा प्रश्न, साइन 60 सेक 30 और टेन 45। तो आपको यहाँ टेबल से मान रखना है। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2, जैसा कि आपको याद होगा। अब सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? कॉस 30 डिग्री का उल्टा कर देंगे। कॉस 30 का मान क्या होता है? जो साइन 60 का होता है वही होता है √3/2। तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3। टेन 45 का मान होता है 1, सरल कीजिए √3 से √3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। अर्थात इस खाली जगह में क्या लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। अगला है वर्त के 1/4 भाग को वर्त का क्या कहते हैं? भाई ये वर्त है और वर्त का चौथा भाग 1/4 भाग, यानी ये 1/4 है, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुर्थांश बोलते हैं। और हमें ऐसा प्रश्न आ जाए कि चतुर्थांश द्वारा बनाया गया केंद्र पर जो त्रिज्यीय खंड द्वारा बनाया गया कोण है वो कितना है? वो 90 डिग्री का है। याद रखना है बच्चों, यहाँ से इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास प्रश्न है रिक्त स्थान का एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 462 वर्ग सेमी। इस ठोस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और ठोस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा कि आपको पता होगा, मैं इसको अगली स्लाइड में करता हूँ, या पहले प्रश्न को अच्छे से देख लें। ठोस अर्धगोला है, अर्धगोला कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है और ठोस है, और ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 3πr² होता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का 2πr² और ऊपर वर्त एक और है तो πr² इसका भी, तो 3πr²। ये है वो दे रखा है 462। तो आपको अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपल, इसको अलग स्लाइड में करते हैं हल। देखिए
3πr² बराबर 462। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सारे r² बराबर क्या हो जाएगा 462/3π। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा r² इज इक्वल टू 462 3 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम भाग देंगे 22 का, अगर जा रहा है तो किसी संख्या में देखते हैं। 22 का भाग 22 में एक बार, 462 में देखिए 2 बार 44, शेष बचा 2, 2 22, एक बार 21 बार गया। 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 और 7 का गुना कितना हुआ 49 हुआ। r² बराबर 49 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी वह अर्धगोले का जो अर्धगोला था उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। 7 सेमी, हर जगह में आ जाएगा 7 सेमी। अगला प्रश्न है, जिस प्रेक्षण की बारंबारता अधिकतम होती है वह उन प्रेक्षणों का क्या कहलाता है। ये कह रहा है कि जो बंटन हमारे दे रखा होता है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो मान रिपीट हो रहा है, बारंबारता बार बार ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सिंपल प्रश्न है, ऐसा किसी भी विद्यार्थी के प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न। अगला प्रश्न है छठा, यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इस प्रश्न को मैं अलग स्लाइड में करता हूँ। देखिए यहाँ दे रखा है 4 संख्याओं का विषम संख्याओं का माध्य। माना कि पहली विषम संख्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी हमारे पास x+2 हो जाएगी। मतलब जैसे अगर एक विषम संख्या लेते हैं तो दूसरी क्या होगी 3, 3 के बाद में क्या होगी 5, तो 2 2 जोड़ना है। तो दूसरी ये है, तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी x+4, चौथी क्या हो जाएगी x+6 हो जाएगी। अब यहाँ दे रखा है कि इन सभी विषम संख्याओं का माध्य आपको दे रखा है, यानी इनको जोड़ के 4 संख्या है तो चारों संख्याओं को जोड़ के 4 का भाग देंगे, और ये दे रखा है कि आपका 6 है माध्य। माध्य ज्ञात करने का सूत्र वही अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 बार x है तो क्या होगा 4x प्लस देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 कितने हो गए 12 बराबर। अब इसका ऐसे वज्र गुणा कर देना, 4 और 6 का क्या हो जाएगा 24। हमारे पास ये समीकरण बन गया 4x बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12। इस 12 का प्रक्षांतन करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x बराबर 24 माइनस 12 12। तो x बराबर क्या प्राप्त हो गया 12/4 मतलब 3। x का मान 3 प्राप्त होता है, अर्थात हमारा जो पहली विषम संख्या 3 है, अगली क्या हो जाएगी 5, अगली क्या हो जाएगी 7, अगली क्या हो जाएगी 9। तो यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो क्या होगी। तो क्या होगी यहाँ सबसे बड़ी विषम संख्या चौथी में, 4 विषम संख्या में सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी 9 होगी। तो इस खाली जगह में क्या आएगा हमारा 9 आएगा। इस तरह से इसमें इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं जिस घटना का घटना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है, और जिस घटना का घटित होना असंभव है वो असंभव घटना कहलाती है जिसकी प्रायिकता 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ इस कालांश में हमने देखे हैं मॉडल पेपर जो 2024 का था सप्लीमेंट्री, उसके कुछ प्रश्न। तो ये आपके परीक्षा उपयोगी रहेंगे बच्चों, तो इनको जरूर देखना। और अगली क्लास में मैं इससे संबंधित बड़े वाले प्रश्न हैं वो भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।